डीप डाइव की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से करते हैं जो हम सबने हाल ही में देखी है। मतलब जब भी हम अखबार का पहला पन्ना पलटते हैं या न्यूज़ चैनल लगाते हैं तो क्या दिखता है? यही कि हमारी महिला वैज्ञानिक इसरो के मून मिशन का नेतृत्व कर रही हैं। बिल्कुल। या फिर फॉर्चून 500 कंपनियों के बोर्ड रूम में भारतीय महिलाएं सीईओ की कुर्सी पर बैठकर अरबों डॉलर के फैसले ले रही हैं। ये तस्वीर बहुत ही चमकदार है, सीना चौड़ा कर देने वाली है। हाँ, ये हमारे विकास का एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा है। लेकिन चलिए इस बात की थोड़ी और तह तक जाते हैं, क्योंकि इसी तस्वीर का एक दूसरा और बहुत ही स्याह सिरा भी है। वो सिरा जो हमारे शहरों की अंधेरी गलियों, रसोई के उठते धुएं और बंद कमरों की खामोश दीवारों से जुड़ा है, जहां आज भी बुनियादी हकों की आवाजें दम तोड़ रही हैं। एकदम सही कह रही हैं। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार साहित्यकार और पत्रकार अजामिल का एक बेहद बेबाक लेख है। इसका शीर्षक है भारतीय नारी, दशा और दिशा, एक कड़वा सच। और हमारा मिशन बस इतना है कि हम विकास दर, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और इन चमकते विज्ञापनों के मुखौटे के पीछे छिपी उस जमीनी हकीकत को डीकोड करें जो अक्सर शोर शराबे में कहीं खो जाती है। अगर हम इस बात को एक थोड़े बड़े परिदृश्य में रखकर देखें तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सुनने वालों को इस विषय पर अपना समय क्यों देना चाहिए। हाँ, अक्सर लोग इसे सिर्फ एक महिला विशेषाधिकार या फेमिनिज्म का मुद्दा मान लेते हैं। बिल्कुल, लोग इसे पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सीधे तौर पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, समाज के विकास और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। सोच कर देखिए, क्या कोई भी गाड़ी अपने दो में से एक पहिए को पंक्चर रखकर कोई रेस जीत सकती है? कभी नहीं जीत सकती। बस यही बात है। समाज का कोई भी विकास तब तक पूरी तरह से खोखला है जब तक कि उसकी आधी आबादी अभी भी एक अदृश्य संघर्ष में उलझी हुई है। तो चलिए सीधे उस विरोधाभास पर आते हैं जिसकी बात इस लेख में की गई है। अगर हम पिछले कुछ दशकों का रिपोर्ट कार्ड देखें तो कागजों पर बहुत कुछ बदलता हुआ दिखता है। हाँ, सरकारी योजनाओं की लिस्ट तो काफी लंबी है। जैसे हमारे पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बड़े अभियान हैं, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी आर्थिक नीतियां हैं, पंचायत के स्तर पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, यहाँ तक कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर जो मातृ मृत्यु दर है, यानी जन्म देते समय जान गंवाने वाली माताओं का आंकड़ा, उसमें भी एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ये सब सुनकर एक आम इंसान के नजरिए से तो ऐसा ही लगता है कि व्यवस्था अपना काम कर रही है और हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही है। लेकिन ये बातें विज्ञापनों और सरकारी होर्डिंग्स पर ही अच्छी लगती हैं। जमीनी सच्चाई के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। सतह के नीचे झांक कर देखें तो इन तमाम योजनाओं और गिरती मातृ मृत्यु दर के बावजूद एक बहुत ही गहरी और बीमार मानसिकता आज भी जस की तस खड़ी है। आप कन्या भ्रूण हत्या की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, आज भी भारत के कई हिस्सों में महज बेटे की चाहत के कारण कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। अस्पताल के बाहर लिंग जांच अपराध है का बोर्ड तो लग गया, लेकिन वो जो एक गहरी सामाजिक ग्रंथि है ना, कि बेटा ही बुढ़ाते का सहारा बनेगा या बेटा ही चिता को मुखाग्नि देगा, उसने तकनीक का इस्तेमाल करके बेटियों को जन्म लेने से पहले ही खत्म करने के नए रास्ते निकाल लिए हैं। और यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, और वो है शिक्षा का मुद्दा। आज आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में चले जाइए, लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर या उनसे ज्यादा ही दिखेगी। हाँ, वो टॉप कर रही हैं, डिग्रियां ले रही हैं। तो क्या हम ये मान लें कि शिक्षा उन्हें सच में आजाद कर रही है? इस लेख को पढ़ते हुए एक जगह मेरा ध्यान बहुत जोर से अटका। लेखक बताते हैं कि शिक्षा मिल तो रही है, लेकिन उसका असली मकसद क्या है? ये बहुत चुभने वाला सवाल है। अक्सर परिवारों में लड़कियों को उच्च शिक्षा इसलिए नहीं दिलवाई जा रही कि वे एक स्वतंत्र इंसान बने या अपने पैरों पे खड़ी हों, बल्कि वो डिग्री इसलिए दिलाई जा रही है ताकि मैरिज मार्केट यानी शादी के बाजार में उनकी वैल्यू बढ़ सके। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरता है। आप जरा इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में सोचिए। एक लड़की जो अपनी क्लास में टॉप कर रही है, उसे लगातार ये एहसास दिलाया जाता है कि उसकी अंतिम लक्ष्य महज एक अच्छे खाते पीते घर का लड़का ढूंढना है। मतलब उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। बिल्कुल नहीं। कई बार तो ये पढ़ी लिखी लड़की दहेज के बाजार में सौदेबाजी का एक और महंगा टूल बनकर रह जाती है। ये एक कड़वा सच है कि लड़की MBA है तो लड़का कम से कम NRI या बड़ा अफसर होना चाहिए, और उसी हिसाब से दहेज का रेट भी तय होता है। मतलब हमने सशक्तिकरण के सबसे बड़े हथियार को यानी शिक्षा को लिया और उसे एक खूबसूरत रैपर में लपेटकर उसी पुरानी पितृसत्ता के लेन देन का हिस्सा बना दिया। ये सच में बहुत डरावना है। और ये सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है, अर्थव्यवस्था में भी यही हो रहा है। अच्छा, अर्थव्यवस्था।
और काम के मामले में मार्गरेट थैचर का एक बड़ा मशहूर कोट इस लेख में इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा था, यदि आप कुछ कहलाना चाहते हैं तो पुरुष से कहें, लेकिन यदि आप कुछ करवाना चाहते हैं तो महिला से कहें। ये बात मुझे बहुत गहराई तक हिट कर गई। और ये बात भारतीय समाज पर 100% सटीक बैठती है। जो महिलाएं सिर्फ घर संभाल रही हैं, पहले उनकी बात करते हैं। अर्थशास्त्र में एक टर्म है केयर इकोनॉमी। हाँ, देखभाल वाली अर्थव्यवस्था। एक आम भारतीय महिला रोजाना औसतन 5 से 7 घंटे ऐसा काम करती है जिसको उसे कोई वेतन नहीं मिलता। सुबह उठकर सफाई करना, सबके लिए खाना बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, घर के बीमार बुजुर्गों को दवाई देना। और ये सब एक ऐसा अदृश्य श्रम या इनविजिबल लेबर है जिसे कोई काम मानता ही नहीं है। हाँ, समाज इसे बस यह कहकर टाल देता है कि ये तो उसका फर्ज है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि इस अथाह मेहनत का हमारे देश की जीडीपी में कोई हिसाब किताब नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। आप कल्पना कीजिए, अगर देश की सारी महिलाएं महज 48 घंटे के लिए हड़ताल पर चली जाएं और ये बिना वेतन वाला काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? सब कुछ रुक जाएगा। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था और समाज का ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। लेकिन फिर भी इस श्रम की कोई आर्थिक या सामाजिक कीमत नहीं है। तो ये तो बात हुई घर के अंदर की। अब मान लीजिए एक लड़की ने अच्छी पढ़ाई की और वो नौकरी करने बाहर निकल गई, एक शानदार कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रही है। लेकिन हमने देखा है कि शादी होने के बाद या खासकर एक बच्चा होने के बाद वो अचानक उस वर्कफोर्स से गायब हो जाती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पैटर्न है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि वो ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अचानक रास्ते से ही बाहर हो जाती है? समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों के पास इसके लिए एक बहुत ही सटीक टर्म है। इसे लीकी पाइपलाइन कहा जाता है। लीकी पाइपलाइन मतलब पाइप का लीक होना? इसे ऐसे समझिए कि एक पाइपलाइन है जो स्कूल से शुरू होकर टॉप मैनेजमेंट तक जाती है, लेकिन शादी, प्रेगनेंसी और बच्चों की देखभाल जैसी पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रेशर में आकर ये पाइपलाइन जगह जगह से लीक करने लगती है। और घर और बच्चे संभालने का पूरा बोझ महिला पर डाल दिया जाता है। बिल्कुल। और बेहतरीन टैलेंट होने के बावजूद उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है हमारे देश के लिए? इसका नतीजा हमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में दिखता है, जिसे LFPR भी कहते हैं। जो सुनने वाले इस टर्म को पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। जरूर। मान लीजिए देश में 100 महिलाएं ऐसी हैं जो काम करने की उम्र में हैं, शारीरिक रूप से सक्षम हैं। उन 100 में से कितनी महिलाएं असल में नौकरी कर रही हैं या नौकरी ढूंढ रही हैं? भारत में यह आंकड़ा इतना कम है कि ये चौंका देता है। उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ने के बावजूद। हाँ, शिक्षा बढ़ने के बावजूद काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत हमारे कई छोटे पड़ोसी देशों से भी खराब है। और जो इस लीकी पाइपलाइन से बचकर सिस्टम में किसी तरह टिक भी जाती हैं, उनके लिए भी रास्ता साफ नहीं होता, है ना? एकदम सही कह रही हैं। वहां उनके सामने एक और अदृश्य दीवार खड़ी होती है जिसे ग्लास सीलिंग कहते हैं। एक ऐसी कांच की छत जो दिखती नहीं लेकिन आपको ऊपर नहीं जाने देती। बिल्कुल। समान काम और समान योग्यता होने के बावजूद अक्सर महिलाओं को अपने पुरुष साथियों की तुलना में कम वेतन मिलता है। इसे जेंडर पे गैप कहते हैं। और अब किसी भी बड़ी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट या बोर्डरूम पर नजर डालिए, वहां महिलाओं की संख्या उंगलियों पे गिनने लायक ही बचेगी। मतलब अगर आप घर में कमर तोड़ मेहनत कर रही हैं तो उसका कोई पैसा नहीं, उसे प्यार और फर्ज का नाम दे दिया गया। और अगर आप उस लक्ष्मण रेखा को पार करके बाहर काम करने जाती हैं तो वहां आपको पुरुषों से कम आंका जाएगा और कम पैसे दिए जाएंगे। यही वो चक्रव्यूह है जिसे समझना वाकई बहुत जरूरी है। अब अगर हम समाज की उन बेड़ियों की बात करें जो सदियों से चली आ रही हैं, तो इस लेख में एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक का जिक्र किया गया है। हम सब ने बचपन से इसे सुना है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। हम अक्सर अपने भाषणों में श्लोक को बड़े गर्व से सुनाते हैं, लेकिन क्या हमारी जो असली दुनिया है, जो बंद दरवाजों के पीछे की दुनिया है, वो इस श्लोक जैसी पवित्र है? ये शायद हमारे समाज का सबसे बड़ा पाखंड है। अगर हम इस देवताओं के वास वाले आदर्श की तुलना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5 के आंकड़ों से करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये भारत सरकार का सबसे बड़ा और प्रामाणिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सर्वे है। और इसके आंकड़े साफ बताते हैं कि आज भी भारत में लगभग 30% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं। 30%? मतलब हर 3 में से करीब 1 महिला। जी हाँ, घर,
जिसे किसी भी इंसान के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, वहीं लाखों महिलाएं रोजाना शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना सह रही हैं। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि हमारा समाज, हमारे पड़ोसी, यहाँ तक कि परिवार के बाकी लोग भी इसे पति पत्नी का निजी मामला या आपसी विवाद कहकर अनदेखा कर देते हैं। और रही बात दहेज की, तो आज़ादी के इतने दशकों बाद कानूनन अपराध होने के बावजूद आज भी ये गिफ्ट या उपहार के नाम पर बहुत शान से फल फूल रहा है। बिल्कुल, नाम बदल गया है, लेकिन प्रथा वही है। और ये जो हिंसा है, ये सिर्फ बेल्ट या डंडे से नहीं होती। इस लेख में मानसिक दास्ता पर एक बहुत ही गहरी चोट की गई है। एक ऐसी हिंसा जो दिखती नहीं है। हमारे समाज ने अच्छी लड़की और कुलवधू के कुछ ऐसे मापदंड गढ़ दिए हैं जो अपने आप में एक खुली जेल की तरह हैं। इस पर जरा गहराई से सोचिए। एक वयस्क महिला जो वोट दे सकती है, बैंक अकाउंट चला सकती है, उसे घर में ये आज़ादी नहीं है कि वो क्या पहनेगी, वो किससे बात कर सकती है, या वो शाम को कितने बजे घर लौटेगी। ये तमाम बुनियादी फैसले आज भी अक्सर घर के पुरुष जैसे पिता, भाई या पति ही लेते हैं। वो अच्छी लड़की के तमगे को बचाने के लिए हर दिन अपनी इच्छाओं का गला घोटती है। और ये जो बात आपने घर लौटने के समय की कही, ये सीधे तौर पर सुरक्षा से जुड़ जाती है। आज़ादी के 75 साल बाद भी रात के 11 बजे किसी सुनसान सड़क पर एक अकेली महिला का बिना डरे चलना एक सपने जैसा ही है। लेखक ने बहुत निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी राजनीतिक चश्मे के, इस कड़वी सच्चाई को सामने रखा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। निर्भया कांड के बाद हमारे देश में कानून बहुत सख्त हो गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गए, लेकिन जो मूल मानसिकता है, जो देखने का नजरिया है, वो नहीं बदला। लेख में हाथरस से लेकर मणिपुर तक की उन भयानक घटनाओं का जिक्र है जो बताती हैं कि महिला का शरीर आज भी सत्ता, वर्चस्व और प्रतिशोध का युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। बिल्कुल। जब दो गुटों, दो जातियों या समुदायों के बीच टकराव होता है, तो अपना वर्चस्व साबित करने या बदला लेने के लिए सबसे पहले महिलाओं की इज्जत पर हमला किया जाता है। और आज के इस डिजिटल दौर में ये असुरक्षा सड़कों से उठकर हमारे बेडरूम तक, हमारे मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच गई है। लेख में इस डिजिटल असुरक्षा को बहुत बारीकी से पकड़ा गया है। हाँ, डिजिटल स्पेस भी अब सुरक्षित नहीं है। अगर आज कोई महिला इंटरनेट पर बेबाकी से अपनी राय रखती है, किसी मुद्दे पर अपनी आवाज उठाती है, तो तुरंत उसे साइबर स्टॉकिंग, मॉर्फिंग और भद्दी ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो ये है कि ट्रोलिंग का तरीका क्या होता है। जब एक पुरुष अपनी राय रखता है, तो लोग उसके तर्कों पर हमला करते हैं। लेकिन जब एक महिला कुछ बोलती हैं, तो उसे सीधा रेप थ्रेट्स यानी बलात्कार की धमकियां दी जाती हैं। ये बहुत ही घिनौना है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये जानबूझकर किया गया एक मनोवैज्ञानिक हमला है, ताकि उस महिला को डराकर वापस उसी खामोशी के कोने में धकेल दिया जाए। ये सब उनके मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह तबाह कर रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि समाधान क्या है? अगर हम राजनीति की तरफ देखें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल को एक उम्मीद की किरण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब महिलाएं सत्ता में आएंगी तो नीतियां बदलेंगी। नीतियां तो बदलनी चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत का एक और पहलू है जिसे प्रधानपति संस्कृति कहते हैं। हाँ, इस प्रधानपति वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा साफ करते हैं। होता क्या है कि पंचायत चुनाव में महिला के लिए सीट रिजर्व हो गई। महिला चुनाव लड़ती हैं, जीत भी जाती हैं। लेकिन ग्राम पंचायत के दफ्तर में उस कुर्सी पर बैठकर असली फैसले कौन ले रहा है? उनके पति या ससुर। साइन या अंगूठा भले ही महिला का लगता है, लेकिन वो महज एक रबड़ स्टैम्प बनकर रह जाती हैं। समाज भी सरपंच नहीं बल्कि प्रधानपति जी के पास ही अपने काम लेकर जाता है। इसी संदर्भ में लेख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के एक बहुत ही गहरे विचार को सामने लाता है। अम्बेडकर जी ने स्पष्ट कहा था कि किसी भी समाज या समुदाय की प्रगति को उस पैमाने से मापा जाना चाहिए जो समुदाय की महिलाओं ने हासिल किया है। ये बहुत ही सटीक बात है। जब तक महिलाएं पंचायत से लेकर संसद तक सिर्फ कठपुतली बनी रहेंगी और वास्तविक नीति निर्धारक यानी पॉलिसी मेकर्स नहीं बनेंगी, तब तक जो भी बदलाव होगा वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा। ये तो बात हुई सत्ता और नीतियों की। लेकिन एक और जगह है जहां नीतियां नहीं बल्कि हमारी आदतें काम करती हैं। लेख में एक बहुत ही आम घरेलू वाक्य का जिक्र है जो शायद हर भारतीय ने अपनी माँ या दादी के मुंह से सुना होगा। घर में सबको खिलाने के बाद जो बचेगा वो मैं खा लूंगी। सुनने में ये कितना महान लगता है ना, ममता और त्याग का चरम। हाँ,
लेकिन यही वो ट्रैप है। हम इस त्याग को ग्लोरीफाई कर देते हैं, उसे महान बना देते हैं, जबकि असल में ये बहुत ही खतरनाक कंडीशनिंग है। इसी मानसिकता का सीधा नतीजा ये है कि आज भारत की लाखों महिलाएं कुपोषण और एनीमिया यानी खून की कमी की शिकार हैं। वे पूरे परिवार की सेहत का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपना पोषण भूल जाती हैं। और इसके साथ ही लेख ये भी बताता है कि महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करना आज भी कई परिवारों में एक बड़ा टैबू है। जिस विषय का सीधा संबंध एक महिला की जीवन, उसकी ऊर्जा और उसके स्वास्थ्य से है, उस पर खुलकर चर्चा करने में आज भी शर्म महसूस की जाती है। तो इन तमाम कड़वे सच, इन लीकी पाइपलाइंस और इस मानसिक दास्ता को जानने के बाद आखिर बदलाव का रास्ता कहाँ से उकिर जाता है? सिर्फ 8 मार्च को सोशल मीडिया पर स्टेटस लगा देने से या कैंडल मार्च निकालने से तो ये सदियों पुरानी इमारत गिरने वाली नहीं है। इस लेख में कुछ बहुत ही व्यवहारिक समाधान भी सुझाए गए हैं। सबसे पहला और अहम समाधान है शिक्षा के मूल ढांचे और उसके लक्ष्य को बदलना। शिक्षा का मतलब सिर्फ साक्षर होना या सर्टिफिकेट लेना नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का अंतिम लक्ष्य लड़कियों को वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए तैयार करना होना चाहिए, क्योंकि जब एक महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है तो उसके पास गलत फैसलों को ना कहने की ताकत अपने आप आ जाती है। ये बहुत जरूरी है। और दूसरा पहलू? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इस पूरी चर्चा में पुरुषों की भागीदारी। ये समझना बहुत जरूरी है कि पितृसत्ता का बोझ सिर्फ महिलाओं पर नहीं, पुरुषों पर भी है। ये एक बहुत ही दिलचस्प एंगल है। पितृसत्ता पुरुषों को कैसे नुकसान पहुंचाती है? देखिए, पितृसत्ता पुरुषों पर हमेशा मजबूत दिखने का, कभी न रोने का और परिवार का इकलौता कमाने वाला होने का एक भयंकर मानसिक दबाव डालती है। इसलिए अगर सही मायने में समानता लानी है तो पुरुषों को भी इस पितृसत्ता की बेड़ियों से आजाद करना होगा। उन्हें शिक्षित करना और इस बदलाव की प्रक्रिया में उन्हें एक साथी की तरह शामिल करना बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल। और इसके साथ ही कॉर्पोरेट और पॉलिसी लेवल पर भी कुछ ठोस बदलावों की जरूरत है। जैसे कार्यस्थलों पर क्रेच यानी बच्चों की देखभाल के लिए सुरक्षित जगह की व्यवस्था होना, ताकि एक मां निश्चिंत होकर अपना काम कर सके और उसे वो लीकी पाइपलाइन का शिकार ना होना पड़े। हाँ, और उनके लिए सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो और पीरियड लीव जैसे जरूरी और संवेदनशील मुद्दों पर गंभीरता से नीतियां बनाई जाएं। इस पूरे बातचीत को समेटते हुए इस लेख में 2 बहुत ही शानदार कोट दिए गए हैं। पहला ब्रिगम यंग का है, जो कहते हैं, एक पुरुष को शिक्षित करने पर आप केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन एक महिला को शिक्षित करने पर आप एक पूरी पीढ़ी और एक पूरे राष्ट्र को शिक्षित करते हैं। और दूसरा कोट स्वामी विवेकानंद जी का है, जो कहते हैं कि पक्षी के लिए केवल एक पंख के सहारे आसमान में उड़ना असंभव है। अगर हम आज के इस पूरी डीप डाइव के मुख्य टेकअवे की बात करें तो वह यही है। भारत आज विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, विकसित राष्ट्र बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। लेकिन ये सपना तब तक अधूरा है जब तक हम अपने इस दूसरे पंख यानी नारी शक्ति को पूरी आजादी और सुरक्षा के साथ उड़ने का मौका नहीं देते। ये पूरा संघर्ष किसी एक जेंडर का दूसरे जेंडर के खिलाफ युद्ध नहीं है। ये उस सड़ी गली मानसिकता के खिलाफ एक लड़ाई है जो इंसान को लिंग के आधार पर कमतर आंकती है। बिल्कुल सही। असली आजादी का जश्न मनाना अभी बाकी है। जब तक समाज की आखिरी कतार में खड़ी महिला, चाहे वो किसी सुदूर गांव के खेत में काम कर रही हो या किसी बड़े शहर की लोकल ट्रेन में रात को सफर कर रही हो, खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करती, जब तक वो आर्थिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होती, तब तक हमारे विकास के सारे दावे महज खोखले शब्द हैं। एकदम सही बात है। आज के इस चर्चा को खत्म करते हुए हम इस लेख से निकले एक बहुत ही गहरे और थोड़े चुभने वाले विचार को सुनने वालों के सामने छोड़ना चाहते हैं। लेखक ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब समय आ गया है कि हम औरतों को देवी मानकर पूजना बंद करें और उन्हें बस एक इंसान मानकर उनके मौलिक अधिकार दें। ये बहुत पावरफुल विचार है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, क्या हमारा समाज सदियों से महिलाओं को देवी के इस ऊंचे पवित्र और त्याग की मूर्ति वाले दर्जे पर सिर्फ इसलिए तो नहीं बिठाता आ रहा है ताकि वो बड़ी चालाकी से उन महिलाओं के मानवाधिकारों, उनकी गलतियां करने की आज़ादी और एक आम इंसान की तरह उनकी स्वतंत्रता को छीनने की अपनी जिम्मेदारी से बच सके? ये तो एक तरह से देवी का मुकुट पहनाकर बेड़ियां डालने वाली बात हो गई। हाँ, क्या देवी का ये मुकुट असल में समाज द्वारा डिजाइन की गई एक बहुत ही खूबसूरत बेड़ी है?
ये एक ऐसा विचार है जिसे हम आज सुनने वालों के लिए उनके अपने स्तर पर सोचने और मंथन करने के लिए छोड़ रहे हैं। आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।